ज्ञानधन क्लासेस में स्वागत है आपका। हाँ। अब मेरा अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख आदिवासी विद्रोह। ये विषय एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे मतलब ऐसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम ब्रिटिश राज के दौरान जो शोषण हुआ उसके खिलाफ कुछ सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों पर, उनके संघर्षों पर बात करेंगे। जी। ये सिर्फ आप कह सकते हैं इतिहास की घटनाएं नहीं है, ये तो अपनी जमीन, अपने जंगल, संसाधन और अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की लड़ाइयाँ थीं। सही कहा, अस्तित्व की लड़ाई थी एक तरह से। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इन विद्रोहों के जो मुख्य कारण थे, उनके नेता कौन थे, किन इलाकों में ये हुए और फिर इनके नतीजे क्या निकले, इन सबको अच्छे से समझें। बिल्कुल, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ शुरुआती विद्रोहों से। मतलब 1857 के बड़े गदर से पहले भी कई आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। जी हाँ, काफी पहले से विरोध शुरू हो गया था। जैसे सन्यासी विद्रोह, ये तो काफी पहले 1763 से 1800 तक चला। हाँ, ये तो बहुत शुरुआती दौर का है। और उसी शुरुआती दौर में करीब 1820-21 के आसपास छोटा नागपुर के सिंहभूम इलाके में हो आदिवासियों का भी विद्रोह हुआ था। अच्छा, हो विद्रोह सिंहभूम में? हाँ, ये वो इलाका है जो तब बिहार का हिस्सा था, जिसे संथाल परगना भी कहते थे। अब तो खैर झारखंड में है। और ये पूरा क्षेत्र मतलब छोटा नागपुर आगे चलकर आप देखेंगे कई बड़े आदिवासी आंदोलनों का गवाह बना। फिर एक और अहम विद्रोह का नाम आता है कोल विद्रोह। ये 1831-32 में हुआ। इसमें क्या खास बात थी? हाँ, कोल विद्रोह ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ, मतलब आज के झारखंड में। इसका जो मुख्य कारण था वो था बाहरी लोगों का दखल, जिन्हें कोल आदिवासी दीकू कहते थे। दीकू मतलब बाहरी लोग? हाँ, बाहरी लोग। इनमें जमींदार थे, महाजन थे, ठेकेदार वगैरह। ये सब अंग्रेजों की शाह पर कोल लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, उन पर अत्याचार करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह की आग इतनी तेज थी कि इसने ब्रिटिश सरकार को सीधे तौर पर सेना भेजकर हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब अंग्रेजों को सीधे दखल देना पड़ा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में भी आदिवासी प्रतिरोध कितना संगठित और असरदार हो सकता था। तो ये दीकू यानी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप और शोषण, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा था बिल्कुल शुरू से ही। जी हाँ, ये एक कॉमन पैटर्न दिखेगा आपको कई विद्रोहों में। और इसी दौर में 1832-33 के आसपास गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह भी हुआ था, है ना? बिल्कुल, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में। और फिर आता है खांड या खोंड विद्रोह। ये तो काफी लंबे समय तक चला, करीब 1837 से 1856 तक। खांड विद्रोह का इलाका तो काफी फैला हुआ लगता है, तमिलनाडु से बंगाल, मध्य भारत तक। हाँ, ये काफी व्यापक था। इसका असर बहुत बड़े इलाके में देखने को मिला और इसका नेतृत्व किया चक्र बिसोई ने। चक्र बिसोई, ठीक है। इसके कारण भी समझना जरूरी है। देखिए, एक तो अंग्रेजों ने खांड लोगों की एक पुरानी प्रथा थी मरिया। हाँ, मानव बलि वाली प्रथा। मानव बलि, उस पर रोक लगा दी, जिसे वो अपनी परंपरा का हिस्सा मानते थे। दूसरा, उन पर नए नए टैक्स लगा दिए गए। टैक्स तो हर जगह थे। हाँ, और तीसरा, उनके इलाकों में जमींदारों और साहूकारों का दखल बहुत बढ़ गया, तो उनकी आजादी, उनके संसाधनों पर खतरा मंडराने लगा। तो यहाँ मतलब धार्मिक रिवाजों पर रोक और आर्थिक शोषण दोनों साथ साथ चल रहे थे। बिल्कुल, दोनों ने मिलकर विद्रोह की आग भड़काई। अच्छा, उधर उत्तर पूर्व में भी हलचल थी। खासी विद्रोह का भी जिक्र आता है। जी हाँ, खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक, ये आज के मेघालय के खासी पहाड़ियों में हुआ था। और इसके नेता? इसका नेतृत्व किया तीरोथ सिंह ने। तीरोथ सिंह। हाँ, और इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण बना वो थी अंग्रेजों की एक सड़क बनाने की योजना। सड़क? कहां से कहां तक? वो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी को बंगाल के सिलहट इलाके से जोड़ना चाहते थे और रास्ता खासी पहाड़ियों से होकर जाता था। तो खासी लोगों को लगा कि ये उनकी जमीन और आजादी पर हमला है। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे विकास के नाम पर भी आदिवासियों की जमीन और संप्रभुता खतरे में आई। तो इसका नतीजा क्या रहा फिर? देखिए, खासी लोगों ने लगभग 4 साल तक अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। लेकिन आखिर में बेहतर हथियारों और बड़ी सेना के बल पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। अच्छा। फिर भी ये उत्तर पूर्व में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शुरुआती प्रतिरोध के तौर पर याद किया जाता है। इसी तरह असम में भी 1828 में अहोम राजवंश के लोगों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ।
उसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। गोमधर कुंवर, अहोम विद्रोह, असम, ठीक है। बंगाल में भी इस दौर में कुछ अहम आंदोलन हुए थे, जैसे फराजी आंदोलन। बिल्कुल, फराजी आंदोलन, इसे शुरू किया था बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने। शरीयतुल्लाह। हाँ, शुरुआत में ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसा था, लेकिन इसने किसानों के मुद्दों को भी उठाया। बाद में उनके बेटे दीदू मीर या टीटू मीर, हाँ, उन्हें टीटू मीर भी कहते हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला और इसे अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक मजबूत किसान आंदोलन बना दिया। अच्छा। और एक और बहुत प्रभावशाली आंदोलन था वहाबी आंदोलन। हाँ, वहाबी आंदोलन, ये तो काफी सुना है। जी, ये भी मूल रूप से धार्मिक सुधार से जुड़ा था, लेकिन इसने सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। इसका नेतृत्व किया था रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी। हाँ, और इसका असर बहुत बड़े इलाके में था। मतलब आप देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, काबुल से लेकर बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत तक। इतना व्यापक? हाँ, और बिहार का पटना शहर तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाने में काफी वक्त और जोर लगाना पड़ा। और पंजाब की तरफ कूका आंदोलन का भी जिक्र आता है। हाँ, कूका आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई 1840 के दशक में पश्चिमी पंजाब में। इसके संस्थापक थे भगत जवाहर मल जी, जिन्हें सियान साहब भी कहा जाता था। शुरू में इसका मकसद था सिख धर्म में जो बुराइयां आ गई थी, अच्छा, उन्हें दूर करना, सामाजिक सुधार करना। अच्छा, मतलब ये भी शुरुआत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। बिल्कुल। लेकिन बाद में बाबा राम सिंह ने जब इसका नेतृत्व संभाला, बाबा राम सिंह, हाँ, तो उन्होंने इसे राजनीतिक दिशा दे दी। उन्होंने अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करने, अंग्रेजी सामानों की जगह स्वदेशी अपनाने का नारा दिया। अरे वाह, ये तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी पहले की बात है। जी हाँ, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा कूका आंदोलन में बहुत पहले लग गया था। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी सख्ती से कुचला और 1872 में बाबा राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा, हाँ। तो ये पैटर्न भी दिखता है, कैसे एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बाद में राजनीतिक रूप ले लेता है अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए, अब आते हैं 1857 के विद्रोह से ठीक पहले हुए एक बहुत बड़े और कह सकते हैं जबरदस्त आदिवासी विद्रोह पर, संथाल हूल यानी संथाल विद्रोह 1855-56 में। हाँ, संथाल विद्रोह या हूल, ये वाकई में एक बहुत बड़ा और संगठित जन आंदोलन था। हूल का मतलब विद्रोह ही होता है ना? हाँ, संथाल भाषा में हूल का मतलब विद्रोह या क्रांति है। ये मुख्य रूप से संथाल परगना के इलाके में हुआ, जो आज के झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता है। खासतौर पर भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र था, जिसे अंग्रेजों ने दामन-ए-कोह नाम दिया था। दामन-ए-कोह यानी पहाड़ियों का आंचल। बिल्कुल, वो इस विद्रोह का मुख्य केंद्र था। और नेतृत्व? इसका नेतृत्व किया 4 भाइयों ने, सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू। सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव, चारों भाई। जी हाँ, ये चारों भाई संथाल समाज में बहुत सम्मानित थे और उन्होंने अपने लोगों को बाहरी शोषकों के खिलाफ एकजुट होने और लड़ने का आह्वान किया। परीक्षा के नजरिए से इसके कारण समझना बहुत जरूरी है। आखिर किन वजहों से संथालों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या कारण थे? देखिए, कारण कई थे और सब मिलकर संथालों के जीवन को एकदम मुश्किल बना रहे थे। सबसे बड़ा कारण तो था ब्रिटिश नीतियां और उनके साथी मतलब जमींदारों का भयानक शोषण। फिर थे महाजन और साहूकार, वो बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देते थे और भोले भाले संथालों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प लेते थे। ये तो बहुत आम कहानी थी उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। उनकी जो पारंपरिक जमीन व्यवस्था थी, उसे खत्म किया जा रहा था। अंग्रेजों ने भारी लगान लगा रखा था। पुलिस और सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्ट थे और अक्सर जमींदारों महाजनों का ही साथ देते थे। मतलब न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, और इन सब के ऊपर बाहरी लोगों यानी दिकुओं का उनके इलाके में आकर बसना और उनके जंगल जमीन पर कब्जा करना, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो संथाल विद्रोह में वो सारे तत्व मौजूद थे जो हमने पहले के विद्रोहों में देखे, जमीन का छिनना, बाहरी शोषण, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई। हाँ, लेकिन यहाँ ये सब बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत संगठित रूप में सामने आया। इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ तो इसका नतीजा क्या निकला और इसका महत्व क्या है हमारे लिए? नतीजा ये हुआ कि संथालों ने बड़ी बहादुरी से अपने पारंपरिक हथियारों जैसे तीर कमानों से अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों का मुकाबला किया। तीर कमान बनाम बंदूकें। हाँ, लेकिन ये एक असमान लड़ाई थी। अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। हजारों की संख्या में संथाल मारे गए।
सिद्धू और कानू को पकड़कर फांसी दे दी गई। ओह, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें संथालों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, तो कुछ बदलाव हुए? हाँ, इसके बाद संथाल परगना नाम से एक अलग प्रशासनिक जिला बनाया गया और वहां कुछ ऐसे कानून लागू किए गए जिनसे संथालों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचना मुश्किल हो गया। उनकी पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को भी कुछ हद तक मान्यता मिली। तो कुछ हद तक उनकी मांगें मानी गई। जी, इसीलिए संथाल हूल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यानी इतनी कुर्बानियों के बाद कुछ प्रशासनिक बदलाव हुए। ये दिखाता है कि प्रतिरोध कभी बेकार नहीं जाता। अब 1857 के तुरंत बाद 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। इसकी गूंज तो दूर तक सुनाई दी थी। जी हाँ, नील विद्रोह भी किसानों का एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन था। इसकी शुरुआत हुई बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। गोविंदपुर गांव, नदिया जिला। हाँ, और इसका नेतृत्व किया दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भाई पहले खुद नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज प्लांटर्स के यहाँ काम करते थे। अच्छा, फिर वो किसानों के साथ आ गए। हाँ, किसानों पर होते अत्याचारों को देखकर उन्होंने उनका साथ देने का फैसला किया। ये तो बड़ी बात है। और इस विद्रोह की एक और खास बात थी कि इसे उस समय के पढ़े लिखे बंगाली समाज का भी समर्थन मिला। हिंदू पैट्रियट नाम का अखबार था, उसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हाँ, हिंदू पैट्रियट। उन्होंने अपने अखबार में लगातार नील किसानों के पक्ष में लिखा और दीनबंधु मित्र ने तो नील दर्पण नाम का एक नाटक ही लिख डाला। नील दर्पण, हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, उसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दर्दनाक हालत का ऐसा जबरदस्त चित्रण था कि उसने पूरे बंगाल और भारत में सनसनी फैला दी। बाद में ये विद्रोह पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर जैसे कई और इलाकों में भी फैल गया। तो ये विद्रोह दिखाता है कि कैसे किसानों का गुस्सा, बुद्धिजीवियों का समर्थन और कला या साहित्य के जरिए एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। बिल्कुल सही। इसके कुछ साल बाद 1873 से 76 के बीच बंगाल में ही पाबना उपद्रव भी हुआ था। हाँ, वो भी जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। ठीक है, अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अच्छा। 1879-80। हाँ, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के बारे में और बताइए, इसके नेता कौन थे? ये विद्रोह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के पास की पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों ने किया था। इसका नेतृत्व एक बहुत ही वीर और करिश्माई नेता अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू। हाँ, स्थानीय लोग उन्हें इतने प्यार और सम्मान से देखते थे कि उन्हें मणियम वीरुडू कहते थे। मणियम वीरुडू, इसका मतलब? इसका मतलब होता है जंगल का नायक। जंगल का नायक, वाह। और इस विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882। अच्छा, जंगल कानून। हाँ, हालांकि ये कानून विद्रोह के बाद पूरी तरह लागू हुआ, लेकिन अंग्रेज पहले से ही जंगल पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन रहे थे। जैसे जंगल में मवेशी चराना, लकड़ी काटना, शहद या फल इकट्ठा करना, इन सब पर रोक लगाई जा रही थी। इससे आदिवासियों की रोजी रोटी छिन रही थी। फिर से वही कहानी, जंगल और पारंपरिक अधिकारों का सवाल। ये थीम बार बार आ रही है। बिल्कुल। सीताराम राजू ने आदिवासियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। और फिर अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा और मार दिया। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू आज भी आंध्र प्रदेश में वीरता और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक माने जाते हैं। और अब आते हैं उस महान हलचल पर जिसने छोटा नागपुर की धरती को हिला दिया, बिरसा मुंडा का उलगुलान 1899-1900 में। ये शायद सबसे ज्यादा जाने जाने वाले आदिवासी आंदोलनों में से एक है। निश्चित रूप से। बिरसा मुंडा का उलगुलान भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। ये आंदोलन भी छोटा नागपुर क्षेत्र यानी आज के झारखंड में हुआ। इसका नेतृत्व किया एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले नौजवान नेता बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा, हाँ, वो इतने लोकप्रिय थे कि उनके मानने वाले उन्हें जगत पिता या धरती आबा कहकर बुलाते थे। जगत पिता, धरती आबा, दुनिया का पिता, धरती का पिता। जी। इस महान हलचल के पीछे क्या कारण थे? सिर्फ जमीनी ने, यहाँ तो धर्म और संस्कृति का भी सवाल जुड़ा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। कारण तो वही थे जो दूसरे आदिवासी विद्रोहों में दिखते हैं। अंग्रेजों की जमीन हड़पने वाली नीतियां, जमींदारों का शोषण और बाहरी लोगों का दखल।
लेकिन बिरसा मुंडा ने इन मुद्दों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति और धर्म पर हो रहे हमले को भी जोड़ा। जैसे ईसाई मिशनरी मुंडाओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे बिरसा चिंतित थे। अंग्रेजों के बनाए जंगल कानूनों ने उनकी पारंपरिक खूंट-कटी व्यवस्था को खतरे में डाल दिया था। खूंट-कटी व्यवस्था, ये क्या थी? खूंट-कटी का मतलब होता है जमीन पर पूरे कबीले का सामूहिक अधिकार। जी, ये मुंडा समाज का आधार था। अच्छा। अंग्रेज इसे खत्म करके व्यक्तिगत मिल्कियत लाना चाहते थे। अच्छा, तो ये उनकी सामाजिक संरचना पर भी हमला था। बिल्कुल। और बिरसा ने सिर्फ राजनीतिक आजादी का नारा नहीं दिया, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने मुंडाओं से कहा कि वे अनेक देवी देवताओं यानी बोंगा की पूजा छोड़कर एक ही ईश्वर सिंह बोंगा की उपासना करें। सिंह बोंगा। हाँ, उन्होंने शराब छोड़ने, साफ सुथरा रहने और नैतिक जीवन जीने की बात कही। मतलब बिरसा ने सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं मांगी, उन्होंने मुंडा समाज को अंदर से भी मजबूत करने की कोशिश की, अपनी पहचान और गौरव को फिर से स्थापित करने का आह्वान किया। उनका मशहूर नारा था अबुआ देशोम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। बिल्कुल, ये नारा उनकी राजनीतिक इच्छा को साफ जाहिर करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ओह, ये तो काफी उग्र बयान है। हाँ, ये उनके पक्के इरादे को दिखाता है। उनका असर रांची से लेकर भागलपुर तक फैल गया था। उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा करके अंग्रेजी ठिकानों, थानों और मिशनरियों पर हमले शुरू किए। लेकिन अंग्रेजों ने इस उलगुलान को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में सोते हुए पकड़ लिया गया। बिल्कुल। फिर उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया, जहां सिर्फ 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। रहस्यमयी? हाँ, अंग्रेजों ने कहा कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन कई लोग इस पर शक करते हैं। तो बिरसा मुंडा शहीद हो गए, आंदोलन दबा दिया गया। फिर उनके आंदोलन का असर क्या हुआ? क्या ये भी बेकार गया? नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं गया। हाँ, आंदोलन तात्कालिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा का बलिदान और उलगुलान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसने ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की समस्याओं, खासकर उनकी जमीन के अधिकारों के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। अच्छा। इसी का नतीजा था कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ। ये महत्वपूर्ण था। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। इसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचना बहुत मुश्किल बना दिया। साथ ही मुंडाओं की पारंपरिक खूंट-कटी व्यवस्था को भी कानूनी मान्यता दी गई। तो मतलब उनके आंदोलन का दूरगामी प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, कानूनी अधिकारों के मामले में बड़ा प्रभाव पड़ा। बिरसा मुंडा आज भी करोड़ों लोगों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने, हिम्मत और स्वाभिमान की मिसाल हैं। एक महान लोकनायक। यहाँ एक और बात याद रखने लायक है कि ये जो आदिवासी शब्द है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा? हाँ, वे हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए बहुत काम किया। अच्छा, तो ये तो हुए कुछ बड़े विद्रोह। इनके अलावा और भी कई संघर्ष हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल आ सकते हैं, तो संक्षेप में उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, जरूर। सूची काफी लंबी है और भारत के अलग-अलग हिस्सों में ये संघर्ष हुए। जैसे पश्चिमी और मध्य भारत में देखें तो भील विद्रोह, ये कई चरणों में और काफी लंबे समय तक, मतलब 1818 से 1848 के आसपास तक चला। भील विद्रोह कारण वही थे, अंग्रेजी कब्जा और भारी टैक्स। सेवराम जैसे कई नायकों ने इसका नेतृत्व किया और भीलों ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का बखूबी इस्तेमाल किया। गुरिल्ला युद्ध। हाँ, फिर गुजरात में 1858 में नायगदा विद्रोह हुआ। नायगदा विद्रोह गुजरात? जी। पूर्वी भारत की बात करें तो 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ। खैरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी? हाँ, उड़ीसा के संबलपुर में सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लंबे समय तक विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि 1862 में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुरेंद्र साई, संबलपुर। दक्षिण में केरल के मालाबार इलाके में 1921 का मोपला विद्रोह हुआ। हाँ, मोपला विद्रोह के बारे में तो काफी चर्चा होती है। जी, इसके कारण थोड़े जटिल थे। इसमें खेती से जुड़े मुद्दे थे, मतलब काश्तकारों के अधिकार जो ज्यादातर मुसलमान थे और जमींदारों जो ज्यादातर हिंदू थे, उनके बीच तनाव भी शामिल था। छोटा नागपुर में ही 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ।
ताना भगत आंदोलन। ये क्या था? ये शुरुआत में एक धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण आंदोलन था, लेकिन बाद में ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुआ और आजादी की लड़ाई से जुड़ गया। अच्छा, गांधी जी से प्रभावित। हाँ। इसी तरह उत्तर पूर्व में मणिपुर की नागा जनजाति के बीच जदोनांग ने एक आंदोलन चलाया, जो बाद में रानी गैडिनिल्यू के नेतृत्व में जारी रहा। ये लोग भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। जदोनांग और रानी गैडिनिल्यू, मणिपुर। तो ये दिखाता है कि प्रतिरोध पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मौजूद था और कई बार स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़े। बिल्कुल। अगर हम इन सभी संघर्षों को एक साथ रखकर देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। क्या बातें? पहली, ये सभी विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण और उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर हुए सामूहिक प्रतिरोध के जबरदस्त उदाहरण थे। ये बताते हैं कि भारत के आम लोगों ने, खासकर आदिवासी समुदायों ने, गुलामी को चुपचाप सहा नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला किया। सही बात है। दूसरी बात, इन सभी विद्रोहों की जड़ में अपनी जमीन, मतलब जल, जंगल, जमीन, अपने प्राकृतिक संसाधन और अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और आजादी को बचाने की गहरी इच्छा और संघर्ष था। हाँ, ये बात तो बार बार आई। जी, चाहे वो अंग्रेज सरकार का सीधा दखल हो या जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों या मिशनरियों का, जब भी बाहरी ताकतों ने उनके जीवन जीने के तरीके में दखल दिया, उसे खतरा पहुंचाया, तो वे उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। बिल्कुल। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी विरासत। इन आंदोलनों ने न सिर्फ आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा दी, हाँ, बल्कि आजादी के बाद भारत का संविधान और कानून बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। अच्छा, कैसे? खासतौर पर संविधान की 6ठी अनुसूची, जो उत्तर पूर्व के कुछ आदिवासी इलाकों को विशेष स्वायत्तता देती है, और पेसा कानून 1996। पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। जी हाँ, वही पेसा कानून, जो आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को उनके इलाके के संसाधनों पर महत्वपूर्ण अधिकार देता है। ये सब कहीं न कहीं इन ऐतिहासिक संघर्षों की ही देन है, आप कह सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और इनकी विरासत आज भी जिंदा है। आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में ये संघर्ष आज भी प्रेरणा देते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इन विद्रोहों को समझने से हमें पता चलता है कि कैसे भारत के अलग अलग आदिवासी समुदायों ने बाहरी दमन, आर्थिक लूट और अपनी संस्कृति पर होते हमलों का अपने सीमित साधनों के बावजूद कितनी हिम्मत से सामना किया। बिल्कुल। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की छोटी मोटी घटनाएं नहीं थीं, जैसा कि अंग्रेज अक्सर दिखाने की कोशिश करते थे। नहीं, ये तो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ी गई गौरवशाली लड़ाइयां थीं। बिल्कुल सही कहा। और इन विद्रोहों का अध्ययन हमें सिर्फ इतिहास के तथ्य नहीं बताता, बल्कि ये भी सिखाता है कि समाज में जब अन्याय, शोषण और गैर बराबरी बढ़ती है तो उसके खिलाफ प्रतिरोध कैसे और क्यों पैदा होता है। ये हमें सत्ता के ढांचे, शोषण के तरीकों और आम लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। और ये सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जब हम आज के सामाजिक आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाइयों को देखते हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि इन ऐतिहासिक विद्रोहों की विरासत आज के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनको किस तरह से प्रभावित करती है। इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या कोई विशेष विद्रोह या नेता आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर बताएं। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी, उम्मीद है आपको भारत के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होगी। बिल्कुल। शुभकामनाएं सभी को।